गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज मैं आपको भक्तिन पाठ का जो अंतिम मुख्य बिंदु है, पहले तो भक्तिन पाठ का जो अंतिम पेज है यानी पेज नंबर 89 और 90 वो स्पर्श करूंगी और साथ ही साथ भक्तिन पाठ के जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं एज रिवीजन यानी पुनरावृत्ति के तौर पर आपको पॉइंट्स बता दूँ, ताकि जब भी जिससे भी संबंधित क्वेश्चन आए उन्हें आप मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हुए स्पष्ट करिएगा। अब आपने देखा था भक्तिन और लेखिका के बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। क्यों? क्योंकि स्वामी के द्वारा कहे जाने पर, चले जाने के लिए कहे जाने पर ऐसा कोई सेवक न होगा जो कि अवज्ञा से हंस दे, और ऐसा आपने स्वामी भी नहीं देखा गया होगा जो कि नौकर के आदेश को सुन करके, नौकर कहना क्यों उन्होंने असंगत, क्योंकि वह कोयले की मोटी रेखा का जो उसने साम्राज्य निश्चित किया था, या जो अपने अनुसार वह लेखिका के मन को भी परिवर्तित इत्यादि के आधार पर कर दें। अब इन्हें आप आंगन में आने वाले अंधेरे उजाले, गुलाब के फूल एवं आम के फल फूलों के आधार पर इन्होंने सेवक और स्वामी का संबंध स्पष्ट किया था। छात्रावास की बालिकाओं के लिए वह चाय इत्यादि, ये कहना कि यद्यपि परिवार और परिस्थितियों के कारण उसके अंदर विषमता उत्पन्न हो गई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों के प्रति जो उन बच्चों के प्रति प्रेम था और वह छूत पाक को मानने के कारण वह उस रसोई घर के कोने में धो करके अपने पाक छूत के सनातन नियम का पालन भी करते। अब इसके आगे का आप देखिएगा, मेरी परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है। उनके प्रति जो भक्तिन के सम्मान की मात्रा है वह मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। अर्थात मैं जिसको जिस प्रकार का सम्मान देती हूँ उनके प्रति वह भी वैसा ही उस व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करती है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। तो मैं कैसे मानूं कि वह मूर्ख है, बल्कि वह तो कहीं अधिक जो है समझदार। क्यों? क्योंकि लोगों के प्रति जो सम्मान एवं सद्भाव की मात्रा है वह मेरे द्वारा किए गए सम्मान एवं सद्भाव की मात्रा पर निर्भर है। नेक्स्ट है, वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, अपभ्रंश कहते हैं उसी नाम का बिगड़ा हुआ रूप होता है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है का उहू कविता लिखे जानत हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब वो कुछू करिया धनिया ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिर। अर्थात किसी के आकार प्रकार वेशभूषा को देखकर वह या तो उनके नाम के अपभ्रंश के द्वारा करती है, और जब किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त जो कवियों की मुख्य विशेषता होती है उनको देख करके वो कह देती वहू गाएंगे कविता करत हैं, बल्कि वो तो गली गली गाए बजाएंगे। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है, ये उसके चरित्र की विशेषता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन था जिसके कारण जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहा था उन्हें कारागार यानी जेल का अतिथि बनना पड़ता, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन कैसे कह रही है, बिता बिता भर लड़कन, बिता बिता यानी छोटे छोटे बच्चों का, जेहल कलजुग रहा तौन रहा अब प्रलय होए। अर्थात छोटे छोटे बच्चों को लोग मार रहे हैं, ये तो कलयुग ही है, अब प्रलय यानी पूरा विनष्ट होगा कि उन्हें जेल का भी अतिथि बनना पड़ रहा है। उनकर माई का बड़े लाड तक लड़े के चाहें, उनका माई अर्थात उनके माता पिता को बड़े लाड का तात्पर्य उसका है सुप्रीम कोर्ट तक जा कर के लड़ना चाहिए, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति, ये मतलब उसकी चरित्र की विशेषता कि आज हम
किसी के पद ओहदे के अनुसार उसे पद देते हैं, सम्मान। लेकिन ये क्या कहती है, चाहे वह बापू हो, बड़ा व्यक्ति हो या साधारण आदमी हो, सबके प्रति भक्तिन का सहानुभूति एक रस मिलती है, अर्थात एक समान रहती है। भक्तिन के संस्कार भी ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार जैसे ही वह देखती है, आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यही कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा। क्यों? क्योंकि वह तो उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट होता है। पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता, अर्थात कारागार के नाम से वह डरती अवश्य है, लेकिन ये कहना कि वह डरती नहीं है तो असत्य होगा। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है कि वह मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि अपनी कै धोती मैं साबुन से साफ कर लूं, जिससे वहाँ आपको लज्जित ना होना पड़े। क्योंकि बार बार लेखिका मैली धोती पहनने के लिए बोलती है, इसलिए कहती है आप बता दीजिए कि मुझे कितनी धोती साफ करके रखनी है, ताकि वहाँ आपको अपमान ना करना पड़े। साथ ही कह रही हैं, ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ऐसी यात्रा यानी जेल जिसको सजा हुई है जिस वही जाएगा, तो ऐसा आश्वासन जब कोई देता है तो इसका कोई उसे मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। क्योंकि जब लोग कहते हैं कि आप नहीं जाएंगे उनके साथ, जिनको सजा हुई है वही जाएगा, तो इससे वह अधिक अपमानित होती। भले मुझे जेल न जाना हो, इससे वह उतनी खुश नहीं होती। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय। ऐसा अन्याय करने होने पर भक्तिन को बड़े लाठ तक लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसी विषम परिस्थिति प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। विषम उसके चरित्र की विशेषता के द्वारा कहा गया, और प्रतिद्वंदी जो कि आपका कंपटीटर है उसके लिए उन्होंने कहा है कि कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा, अर्थात मृत्यु के लिए उन्होंने कहा है कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब जो चिर विदा के अंतिम क्षणों में वह देहातिन वृद्धा, क्या देखिए उन्होंने उसे अशिक्षित नहीं प्रयोग किया है, बल्कि उन्होंने क्या प्रयोग किया, देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। अर्थात जो चिर विदा का अंतिम क्षण होगा उस समय न तो उसे कुछ करने का समय मिलेगा और न मुझे कुछ करने का समय मिलेगा। लेकिन उस समय क्योंकि मेरे को सजा नहीं होगी, इससे वो उतनी खुश नहीं होती है, बल्कि वह खुश किस बात से होती कि मैं उसके साथ रहूं, उससे उसका मेरा अलग ना हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब वो चिर विदा का अंतिम क्षण आएगा उस समय यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँ। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर इसे खोकर मैं पूरा नहीं करना चाहती। यहाँ लेखिका ने बोला, अब आप मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आ जाइए। पहला आप कर दीजिएगा, भक्तिन का जो असली नाम है वह लक्ष्मण यानी लक्ष्मी है। वह झूसी प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी है। विमाता आपको स्पष्ट ही हो गया है। नेक्स्ट उसकी हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की छोटी पुत्र वधू बनकर जाती है। यहाँ इसका परिचय आप ले लीजिएगा। लड़कियों के जन्म के कारण तीन चीज़ है, एक कर्म के आधार पर और एक भोजन के आधार पर, आप स्पष्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट इनका दृढ़ निश्चयी ईमानदारी, क्योंकि जब वो लेखिका के यहाँ पहली बार प्रविष्ट होती है तब आपने देखा था कि उसने अपना नाम बताया था, लेकिन साथ ही साथ उसने कहा था कि अब आप इसका नाम उपयोग में या किसी के सामने प्रकट मत कीजिएगा। विचित्र समझदारी है, सेवक धर्म में हनुमान से भी स्पर्धा करने वाली।
साथ ही साथ आपने देखा था जब पति की मृत्यु के बाद अपनी परिश्रमी और तेजस्विनी होने के कारण जिस धरती ने, जिस खेत ने सोना उगलना आरंभ कर दिया था, अपने ससुर गणों के द्वारा उपार्जित जमीन को सुई के नोक के बराबर भी उसने घर के लोगों को देने से मना कर दिया, उदारता नहीं दिखाई। और पारिवारिक द्वेष के कारण जब सब कुछ झुलस गया और लगान अदा करना मुश्किल हो गया, तो यह उसकी कर्मठता पर सबसे बड़ा कलंक हो गया, जिसके कारण कि वह लेखिका के घर प्रविष्ट हुई। लेखिका के घर आती है, उसकी कंठी माला को देख करके लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। साथ ही साथ आपने देखा था कि वह कोयले की मोटी रेखा से साम्राज्य, अब वहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं कि उसने कोयले अपने जिस प्रकार उसने जल अर्पित किया, जल के छींटों से पवित्र इत्यादि, ये आप अपने शब्दों में कर लीजिएगा। कोयले की मोटी रेखा से साम्राज्य की सीमा को निश्चित कर जिस दिन वह चौके में प्रविष्ट हुई, लेखिका ने जान लिया कि इसका संबंध, इस सेवक का संबंध उसके साथ टेढ़ी खीर है। साथ ही साथ उसने लेखिका को सरलता के प्रति इतना आग्रह कर दिया कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी, सुविधा की तो बात ही नहीं। नेक्स्ट है कि वह दूसरों को तो अपने मन के अनुसार परिवर्तित कर लेती, लेकिन अपने अंदर किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना भी संभव नहीं थी, जो कि आप उसके भोजन के द्वारा, उसके बोलने के शिष्टाचार, धोती इत्यादि को तहके लगाना या गंदे करने इत्यादि। नरो व कुंजर, जो वह पैसों को रख देती है और लेखिका जिस बात से खुश होती हैं उस चीज को कहने के लिए वह करती है। नेक्स्ट आपने देखा था उन्होंने कि वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती है। इसको उसने देखा था कि जब लेखिका ने सबको पढ़ने के लिए अनिवार्य किया था कि वेतन के लिए सबको अंगूठा नहीं बल्कि हस्ताक्षर करना पड़ेगा, तो इसको भी इसने कितने उससे किया। और बाद में वह इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम करके लोगों की बनावट इत्यादि की चर्चा करने लगी। जब लेखिका को दिन भर किताबों और चित्रों में गड़ी देखती तो और लोगों से कहती है कि आप लोग उनके काम में सहायता क्यों नहीं करते हैं। जब सबने मना कर दिया, लेकिन वह स्वयं को लेखिका के काम में सहायक नहीं है, यह मानना उसके लिए असंभव था, जिसको वह अपने रात भर बैठ कर के, जब तक वो लेखिका बैठ रही हैं, किताबों का रंग पूछना, स्याही इत्यादि, पेन रख देने पर स्याही इत्यादि देना। और जब उनकी कोई पुस्तक प्रकाशित होती तो जिस प्रकार स्विच दबाने पर बल्ब में छिपा आलोक, और साथ ही साथ उन्हें उठा करके पुस्तकों में अपना अंश, सहायता का अंश खोजती। इनके आधार पर आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि जब युद्ध के जब भूत ने पलायन वृत्ति जगा दी, तब वह लेखिका के सामानों को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगी, पहली चीज़। यहाँ तक कि वह जब वह रुपए के बारे में कहती तो कहती हैं 5 बीसी और 5 रुपए गाड़ करके रखे हैं, अर्थात रुपयों के द्वारा उन्होंने कहा। अब लेखिका कहती हैं कि सेवक और स्वामी का जो संबंध हम कैसे मान सकते हैं, जिसको कि लेखिका ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई नौकर न होगा जो स्वामी के द्वारा चले जाओ कहने पर अवज्ञा से हंस दे। इसको इन्होंने आंगन में आने वाले बार बार अंधेरे और उजाले, गुलाब के फूल और आम के पेड़ों के में आने वाले फल फूलों के माध्यम से स्पष्ट किया हुआ है। छात्रावास की बालिकाओं के लिए भी उसके मन में स्नेह था, जिसके लिए कि वह छूत पाक के नियमों को मानने के कारण दोनों वक्त का खाना अपना बनाकर ऊपर रख देती और फिर आंगन के कोने किचन रसोई घर के कोने को ही धो करके छूत पाक के सनातन नियम का पालन करती। लोगों के प्रति जो सम्मान की मात्रा थी या आदर भाव की जो मात्रा थी, वह मेरे द्वारा उनके प्रति किए गए सम्मान की मात्रा, लोगों के वेशभूषा और आकार प्रकार के द्वारा या उनके नाम के अपभ्रंश के द्वारा वह उन्हें स्मरण रखती। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी वह बहुत चिंतित रहती, और चाहे वह बापू वर्ग हो यानी धनवान व्यक्ति हो या कमजोर वर्ग, सबके प्रति उसकी एक समान सहानुभूति थी।
कारागार से उसे बहुत डर लगता था, लेकिन वह कारागार में जाने की जैसे ही जब कोई कुछ कहता तो वह लेखिका के साथ जाने के लिए तुरंत तैयार रहती। यह उसके लिए कहीं अधिक कष्टकारी था कि वह लेखिका के साथ नहीं जाएगी, बल्कि लेखिका को जेल न हो इससे वह उतनी खुश नहीं होती थी, बल्कि इससे अधिक दुखी हो जाती थी कि वह लेखिका के साथ नहीं जाएगी। अब इन्हीं सब कारणों से अंत में उन्होंने कहा है कि जो चिर विदा का अंतिम क्षण आएगा, जब न धोती साफ करने का समय रहेगा, न किसी प्रकार का अवकाश रहेगा, उस समय भक्तिन क्या करेगी और मैं क्या करूं। इसलिए मैं भक्तिन को खो करके इस कथा कहानी को समाप्त नहीं करना चाहता। यहाँ तक आपका स्पष्ट कर दिया गया। भक्तिन के जो पाठ है उसको आप ज़्यादातर रेफरेंस वाले क्वेश्चन के लिए तैयार रखिएगा। यदि आप रेफरेंस वाला क्वेश्चन तैयार रखते हैं तो आपका यदि वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा तो उसे आप स्पष्ट कर दीजिएगा। और भक्तिन का जो चरित्र का आएगा उस चरित्र को आप पॉइंट वाइज करके और उसके चरित्र की वहाँ की जो मुख्य विशेषता मुख्य बिंदु होगा उसे आप लिख लीजिएगा, ताकि वह आपका तैयार हो सके। अब आपका भक्तिन कंप्लीट हो गया है। हाफ ईयरली में आपका पुत्र प्रेम से लेकर के भक्तिन तक आएगा, जिसमें से कि बीच का दासी चैप्टर इस बार काउंसिल ने आप लोगों को हटा दिया है। आपका जो हाफ ईयरली का कोर्स है वो यहीं तक है। अब मैं आपको आषाढ़ के एक दिन का तृतीय अंक शुरू करने जाऊंगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी वह आषाढ़ के एक दिन का तृतीय अंक शुरू किया जाएगा।